तो इन द लास्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मैंने आपको बताया था कि एक थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करी थी जिसको एंट्रोपी चेंज बोलते हैं एंड इट्स सिंबल इज़ डेल्टा एस। तो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है, तो उसकी पहली कंडीशन ये थी कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए। दैट मीन्स जिस प्रोसेस में हीट अपने आप निकलती है वो स्पॉन्टेनियस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाय अपने आप ठंडी होती है, अगर मैं यहाँ पे हॉट कप ऑफ टी रख दूँ थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडी हो जाती है, बट अपने आप गर्म नहीं हो सकती। तो साइंटिस्ट को लगा था कि शायद हर वो प्रोसेस जिसमें हीट निकलती है वही स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन बाद में मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए हीट चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन इट इज़ नॉट एक्सोथर्मिक, इट इज़ एंडो। बट आइस तो अपने आप मेल्ट होती है, आप खुद करके देखना, या आपने करा ही होगा। कभी आप फ्रिज से बाहर आइस रख दो तो थोड़ी देर बाद आइस किस में बन जाता है, वाटर में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है ना। और आइस को पानी में कन्वर्ट करने के लिए हीट चाहिए। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो फिर साइंटिस्ट ने बोला कि इसको तो क्या होना चाहिए था, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस की कंडीशन थी वो ये थी कि ऑल द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि जिनमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव, वही स्पॉन्टेनियस होते हैं। बट जब ऐसे एग्जाम्पल निकल कर आए जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, जिसमें हीट निकलती नहीं है बल्कि हीट चाहिए, बट वो फिर भी क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस, तो साइंटिस्ट ने कहा कि उनमें दूसरा फैक्टर आ जाता है। दूसरा फैक्टर क्या आता था कि अगर आप आइस को देखो, आइस में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, और जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो मॉलिक्यूल्स आर मूविंग हियर एंड देयर, दैट मीन्स उसकी रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। तो साइंटिस्ट ने कहा था कि जिस प्रोसेस में रैंडमनेस इंक्रीज होती है वो भी स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो भी क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस। तो रैंडमनेस को मेजर करने के लिए एक टर्म निकाली थी जिसको क्या बोला जाता है, किसी भी प्रोसेस की रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है उसके लिए हम कौन सी क्वांटिटी मेजर करते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी का सिंबल क्या होता था, एस, और डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी। अब निकालेंगे कैसे, तो इसकी मैंने आपको डेरिवेशन बताई थी कि एंट्रोपी चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट गिवन, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप हीट दोगे उतना ज़्यादा मोशन आएगा, उतनी ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ेगी। तो एंट्रोपी को मेजर करने के लिए हमने कहा था कि क्यू के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास सपोज दो सिस्टम हैं, एक सिस्टम लो टेम्परेचर पर है और एक सिस्टम हाई टेम्परेचर पर है, तो ये देखा गया कि अगर आप लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर को सेम हीट दोगे तो जो प्रोसेस लो टेम्परेचर पर है उसकी एंट्रोपी में ज़्यादा चेंज आएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पर है अगर उसको हीट दे भी दोगे, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपके पास आइस है, आइस कौन से टेम्परेचर पर होती है, 0, और एक वाटर है जो कौन से टेम्परेचर पर है, 50 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस लो टेम्परेचर पर है और वाटर ऑलरेडी किस टेम्परेचर पर है, 50। अब अगर तुम दोनों को 10 जूल दोगे, आइस को 10 जूल मिलते ही आइस फटाफट किस में कन्वर्ट होने लगेगी, वाटर। अब वाटर को अगर तुम 10 जूल दे भी दोगे, वो तो ऑलरेडी वाटर की फॉर्म में है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ करोगे, हीट दोगे तो थोड़ी सी रैंडमनेस बढ़ जाएगी। यानी कि मैंने आपको बताया था द सिस्टम विच इज़ एट लो टेम्परेचर उसमें एंट्रोपी चेंज ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन जो सिस्टम हाई टेम्परेचर पर है उसमें एंट्रोपी में चेंज लेस नज़र आएगा। दैट मीन्स दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैंने तुम्हें बोला था कि एंट्रोपी चेंज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, Q/T, दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। कभी भी आपको, अब मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी एंट्रोपी को कैलकुलेट करने के लिए, व्हाट इज़ द फॉर्मूला यू गोइंग टू यूज़, Q/T। नीचे T क्या है विश्वदीप, टेम्परेचर, और ऊपर Q क्या है, हीट। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो 10 जूल इज एब्जॉर्ब्ड, तो आपने +10 लेनी है वैल्यू, क्या लेनी है, तो प्लस में आंसर आएगा, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी क्या हो रही है,
लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि सिस्टम इज लूजिंग 10 जूल ऑफ हीट, वो लूज़ कर रहा है, तो आपने उसकी वैल्यू -10 लेनी है, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा एस की वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। ठीक है, तो अगर आप साइन का ध्यान नहीं रखोगे तो एवरी टाइम डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, बल्कि कभी कभी एंट्रोपी इंक्रीज़ करती है, कभी कभी एंट्रोपी डिक्रीज़ करती है। तो आपने बस डेल्टा एस के न्यूमेरिकल्स को करते वक्त ध्यान सिर्फ यही देना है कि व्हेन यू हैव टू टेक क्यू एज पॉजिटिव, व्हेन यू हैव टू टेक क्यू एज नेगेटिव। फॉर्मूला तो सिंपल ही है, क्यू बाई टी। तो लेट्स डू द न्यूमेरिकल। ठीक है, लिखो ज़रा, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल ऑन डेल्टा एस। Calculate the delta S involved in conversion of 1 mole of liquid water at 273 Kelvin liquid to ice at the same temperature. Heat of fusion 6025 joule per mole. So it's a very simple numerical. Try to solve it. सो दे आर सेइंग कि आपका 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर है एंड ये 1 मोल ऑफ आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस कन्वर्जन के लिए व्हाट इज डेल्टा एस? सो नो नीड टू राइट द इक्वेशन, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग कि वो बोल रहे हैं कि 1 लिक्विड वाटर को 1 मोल ऑफ आइस में कन्वर्ट के लिए कितना एंट्रोपी चेंज है। सो यू नो द फॉर्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी। नाउ टेम्परेचर तो क्लियरली दिख रहा है कि 273 केल्विन गिवन है, बट व्हाट इज द क्यू? क्यू इज ऑल्सो गिवन, ब्रैकेट में देखो, हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि इस प्रोसेस को फ्यूजन ही बोलते हैं। when your ice is converting to when your liquid water is converting to ice, फ्यूजन ही बोलते हैं। और क्लियरली उसकी हीट आपको गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना, हीट की जगह Q की जगह आपने क्या वैल्यू पुट कर देनी है, 602। पॉजिटिव में ही लोगे, क्योंकि पॉजिटिव में लोगे या नेगेटिव में लोगे? द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन इज गिवन अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हीट एब्जॉर्ब करनी है या हीट लूज करनी है, तो फिर आपको क्यू किस में लेना चाहिए, माइनस में। अगर होता आइस टू वाटर, अगर क्या होता आइस टू वाटर, तो फिर पॉजिटिव में लेते। टेम्परेचर कितना है, तो आपको माइनस करके आ जाएगा, तो नेगेटिव में आ रहा है, तो रैंडमनेस कम हो रही है। वैसे भी जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक हो जाते हैं, है ना। अगर ये क्वेश्चन होता कि कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फ्रॉम आइस टू लिक्विड वाटर, फिर आप पॉजिटिव लेते, तो देखो आपने जो वैल्यू निकाली है वो सही है, क्योंकि आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि आपकी एंट्रोपी कम हो रही है। और वैसे भी सोचो, जब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी कम ही होनी चाहिए, क्योंकि वाटर में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड। लेकिन जब वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है,
तो मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक हो जाएंगे। तो यू अदरवाइज ऑल्सो यू नो कि जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी रैंडमनेस कम हो रही है, तो एंट्रोपी की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो नेगेटिव में आंसर आ गया तो ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू पॉजिटिव में ले लेते तो आपका आंसर किस में आता? पॉजिटिव। तो आपका जो आंसर है वो आपके प्रोसेस के साथ जस्टिफाई ना होता। सो वेन एवर यू आर टेकिंग द वैल्यू थिंक ओवर इट कि आपको वैल्यू पॉजिटिव में लेनी चाहिए या आइस अगर वाटर में कन्वर्ट हो रही होती तो एब्जॉर्ब करती। अब वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो हीट क्या कर रहा है? लूज। तो वेन एवर इट इज लूजिंग द आंसर हैज़ टू बी टेकन इन नेगेटिव। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, calculate the delta S for conversion of two mole of liquid water at 373 Kelvin if enthalpy of vaporization is 373 kilojoule how will you do? क्या करेंगे? Q की वैल्यू गिवन है विश्वदीप। Q क्या होता है? हीट। और मैंने बोला हीट एंड इंथैल्पी आर वन एंड दी सेम थिंग, क्योंकि इंथैल्पी डेल्टा एच होता है पर डेल्टा एच ही Q होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको हीट चाहिए, अब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए? चाहे हीट लिखा हो चाहे इंथैल्पी लिखा हो, इट इज़ वन एंड द। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन? और पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इट मस्ट बी एब्जॉर्बिंग हीट। अगर आपने पतीले में एक लिक्विड रखा है और उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो आप हीट देते हो ना, अपने आप तो वो वेपर्स में नहीं कन्वर्ट होता। तो जो ये याद रख लो कि अगर आपको डेल्टा एस निकालनी है तो जनरल फॉर्मूला Q/T है, बट अगर उस प्रोसेस में वेपराइजेशन हो रही है तो Q की जगह इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गिवन होगा, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ऐसे अगर फ्यूजन हो रहा है तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन होगा, तो Q का मतलब इंथैल्पी है, बस वो उसका नाम बदल दिया। नॉर्मल हीट बोलने की जगह अगर वेपराइजेशन हो रही होगी तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोल देंगे, बट डेल्टा एच वेपराइजेशन इज़ हीट ओनली। अगर फ्यूजन हो रहा होगा तो सिंपल हीट बोलने की जगह एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोल देंगे। तो डेल्टा एच ही Q है। ये ना आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ कि मैम Q वॉज नॉट गिवन। यू शुड अंडरस्टैंड दी टर्म्स वेरी क्लियरली। मैंने पहले भी आपको बताया था इंथैल्पी इज़ हीट ओनली, इट इज़ जस्ट द हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, बट वो हीट ही है। तो कितनी वैल्यू गिवन है?
कितनी वैल्यू गिवन है? 373 किलो जूल पर मोल, और टेम्परेचर कितना गिवन है? तो आंसर कितना आ गया? 1 किलो जूल पर, बट ये 1 मोल के लिए आई है, आपको कितने मोल्स के लिए निकालनी है? तो 1 मोल के लिए अगर 1 किलो जूल है तो 2 मोल के लिए क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम, जो फॉर्मूले से आपके पास डेल्टा एस आया है दैट इज फॉर 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर टू वेपर, सो योर आंसर इज 1 किलो जूल पर मोल। लेकिन क्वेश्चन में 2 मोल के लिए पूछा है, तो सिंपली 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 2 किलो जूल या 2000 जूल। ऐसा नहीं है कि 2 मोल के लिए तो फॉर्मूला बदल गया, फॉर्मूला तो वही रहा, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, बट वो कितने मोल के लिए आया? फर्दर आपको 2 मोल के लिए कैलकुलेट करना है या आपको 3 मोल के लिए कैलकुलेट करना है, आप सिंपली उस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे या 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बेसिक फॉर्मूला तो हमने वही यूज़ किया, क्यू बाय, और क्यू की जगह हमने क्या ले लेना है? डेल्टा, बिकॉज डेल्टा एच ही क्यू है। वो अलग बात है कि अगर उस प्रोसेस में वेपराइजेशन हो रही होगी तो क्वेश्चन में लिखा होगा इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, अगर उस प्रोसेस में फ्यूजन हो रही होगी तो सिंपल हीट लिखने की जगह क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, बट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डेल्टा एच इज क्यू ओनली, राइट? नाउ विल डू द लास्ट न्यूमेरिकल ऑन डेल्टा एच। सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, all you just need to know is the formula. A heated copper flask at 130 degrees Celsius loses 340 joule of heat to surroundings, which was at room temperature of 32 degrees Celsius. Calculate A part entropy change of system, B part entropy change of surroundings, C part total entropy change. Please try this numerical. entropy निकालनी है, फॉर्मूला वही लगेगा, Q by T. Just see what is the value of Q given. A part entropy change of system. तो सिस्टम इसमें किसको लेना है? कॉपर फ्लास्क को, क्योंकि कॉपर फ्लास्क में ही सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग विच इज अंडर स्टडी। अब इस वक्त कॉपर फ्लास्क की बात हो रही है, तो कॉपर फ्लास्क आपका सिस्टम बन गया। अब वो ये बोल रहे हैं कि कॉपर फ्लास्क 130 डिग्री सेल्सियस पर है, तो जब आप सिस्टम की एंट्रोपी निकाल रहे हो तो सिस्टम का टेम्परेचर 130 लोगे। सिस्टम की एंट्रोपी निकाल रहे हो ना, इस टाइम पे सिस्टम कौन है? हीटेड कॉपर फ्लास्क, और वो हीटेड कॉपर फ्लास्क किस टेम्परेचर पर गिवन है? 130, बट दैट इज इन डिग्री सेल्सियस, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। तो सबसे पहले सिस्टम का जो टेम्परेचर गिवन है 130 डिग्री सेल्सियस, जस्ट ऐड 273 इनटू इट,
सो इट विल बिकम 403 केल्विन। अब टेम्परेचर तो 403 ले लोगे जब आपने सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी है। सिस्टम कर क्या रहा है? इट इज लूजिंग 340 जूल, लूज कर रहा है 340 जूल। तो Q की वैल्यू क्या लोगे? प्लस 340 या माइनस 340? तो माइनस 340 जूल इज द Q, टेम्परेचर इज 403, तो डिवाइड करके माइनस में 0.843 आ जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल। एनी डाउट इन दिस? अब आपको लग रहा होगा कि अगले पार्ट में सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालनी है। तो अगर सिस्टम ने माइनस 340 जूल लूज करी है तो सराउंडिंग ने गेन करी होगी, तो दोनों का एंट्रोपी चेंज सेम आ जाएगा। इसका नेगेटिव में आ रहा है, उसका पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन दोनों का एंट्रोपी चेंज तब सेम आता अगर दोनों सेम टेम्परेचर पर होते। सिस्टम किस टेम्परेचर पर है, बट आपका सराउंडिंग जिसको वो हीट लूज कर रहा है वो किस टेम्परेचर पर है। तो जब आप सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालोगे तो Q/T फॉर्मूला लगेगा, बट अब उसका टेम्परेचर हमें 32 लेना पड़ेगा। अगर दोनों सेम टेम्परेचर पर होते हैं सिस्टम और सराउंडिंग, तो दोनों का एंट्रोपी चेंज सेम आ जाता, उसका माइनस में आता, उसका, क्योंकि वो लूज कर रहा है वो। बट अब सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क ही नहीं है, डेल्टा इसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी क्योंकि सिस्टम अलग टेम्परेचर पर है, सराउंडिंग। तो अब सराउंडिंग की दोबारा से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बी पार्ट था कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग Q/T। नाउ टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करके लेना पड़ेगा, बिकॉज नाउ योर सराउंडिंग इज नॉट एट 130। सराउंडिंग की एंट्रोपी कैलकुलेट करते वक्त टेम्परेचर सराउंडिंग का लिया था, सॉरी सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेट करते वक्त टेम्परेचर सिस्टम का लिया था। अब सराउंडिंग की एंट्रोपी निकाल रहे हैं तो सराउंडिंग का ही टेम्परेचर लेंगे ना। यू कांट यूज द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट पार्ट। हीट कितनी लेंगे? हीट तो सिस्टम ने जितनी लूज करी उतनी सराउंडिंग ने गेन कर ली। ऊपर वाले पार्ट के लिए आप हीट माइनस 340 क्यों ले रहे थे? क्योंकि लिखा था कि हीटेड कॉपर फ्लास्क 340 जूल हीट लूज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर वो 340 जूल हीट लूज कर रहा है तो सराउंडिंग उतनी हीट क्या कर रहा होगा? गेन, राइट। सो बस हीट की वैल्यू तो आपने 340 लेनी है, बट विथ पॉजिटिव साइन, बट विथ प्लस 340, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में टेम्परेचर इफ डिफरेंट तो वैल्यू अलग आएगी। तो ये आंसर एक तो पॉजिटिव में आ रहा है बट वैल्यू इज ऑल्सो डिफरेंट। सिस्टम की एंट्रोपी 0.843 आ रही थी, सराउंडिंग की एंट्रोपी 1.14 आ रही है। सी पार्ट था टोटल। टोटल कैलकुलेट करने के लिए ए पार्ट में आप सिस्टम की कैलकुलेट कर चुके हो, बी पार्ट में आप सराउंडिंग की कैलकुलेट कर चुके हो। टोटल के लिए दोनों को क्या कर दोगे? ए पार्ट में आपने सिस्टम की कैलकुलेट कर ली फॉर्मूला लगा के Q/T, बी पार्ट में सराउंडिंग की कैलकुलेट कर ली। अब सी पार्ट के लिए दोबारा फॉर्मूला थोड़ा लगेगा, सिंपली आप क्या करोगे? यू विल ऐड दी सिस्टम एंट्रोपी। टोटल कैसे निकलेगी? सिस्टम की प्लस सराउंडिंग की। सिस्टम की कितनी आई थी? माइनस 0.843 जूल पर केल्विन पर मोल, सराउंडिंग की प्लस। तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, बिकॉज बड़ा नंबर इज पॉजिटिव, छोटा नंबर इज नेगेटिव। रिटर्न। तो इस न्यूमेरिकल से हमें एक और चीज़ समझ आई कि एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस 3 टाइप्स का होता है।
entropy of fusion, entropy of vaporization, entropy of sublimation। है तीनों ही एंट्रोपी, बट उनका नाम उस बेस पे दिया है कि प्रोसेस में हो क्या रहा है। अगर फ्यूजन हो रही है, फ्यूजन इज लिक्विड वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू आइस, तो इस वक्त जो भी एंट्रोपी चेंज होगा, इस वक्त जो भी एंट्रोपी में चेंज आएगा, उस एंट्रोपी चेंज को क्या बोला जाएगा? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। अगर प्रोसेस में वेपराइजेशन हो रही है, यानी कि वेपराइजेशन का मतलब है कि वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। अगर प्रोसेस में लिक्विड इज चेंजिंग टू गैस, तो इस वक्त जो भी एंट्रोपी चेंज आएगा उसको एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन बोल देंगे। और जब सब्लिमेशन हो रही है, व्हाट इज सब्लिमेशन? व्हेन सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू गैस, तो इस वक्त जो भी एंट्रोपी में चेंज आएगा उसको एंट्रोपी में सब्लिमेशन बोल देंगे। तीनों का फॉर्मूला तो Q बाई टी है, तीनों का फॉर्मूला तो क्या है? Q बाय, क्योंकि वो भी एंट्रोपी है, वो भी एंट्रोपी है, वो भी, बस फर्क ये है कि जब फ्यूजन हो रहा होगा तो आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन होगी, तो आपने Q की जगह एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू ले लेनी है। जब वेपराइजेशन हो रही होगी तो आपको Q की जगह एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया होगा न्यूमेरिकल में, और जब सब्लिमेशन हो रही है तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन गिवन होगा। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रोपीज दैट हैव बीन डिफाइंड फॉर यू, कि किसी भी प्रोसेस में जो भी एंट्रोपी चेंज आता है उसको एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कहा जाएगा इफ़ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इज कन्वर्टिंग टू 1 मोल ऑफ आइस। उसी एंट्रोपी चेंज को एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन बोला जाएगा इफ़ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू 1 मोल ऑफ गैस। उसी एंट्रोपी चेंज को एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन बोला जाएगा अगर 1 मोल ऑफ सॉलिड वाटर दैट इज आइस इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू गैस। कैलकुलेट कैसे करना है? डेल्टा एस फ्यूजन इज Q बाई टी, बट Q की जगह क्या ले लेना है? डेल्टा H, क्योंकि डेल्टा H ही Q होती है। वो अलग बात है कि फ्यूजन हो रही होगी तो आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन होगी, तो आप Q की जगह डेल्टा H फ्यूजन ले लोगे जो भी वैल्यू गिवन होगी। अगर वेपराइजेशन हो रही होगी तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू गिवन होगी, बट वो है तो Q ही। और अगर सब्लिमेशन हो रही होगी तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन गिवन होगी, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में देख ही चुके हैं। अभी जो हमने 1-2 न्यूमेरिकल्स करे उसमें वेपराइजेशन की जब हमें एंट्रोपी निकालनी थी तो आपको ब्रैकेट में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गिवन थी, तो मैंने आपको बोला ना कि यही Q है, इसी की वैल्यू को क्या ले लेना है? Q। सो आई होप डेल्टा एस इज क्लियर नाउ। इसी के साथ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की स्टेटमेंट भी लिख लो। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, पहले ये तीनों तरह की एंट्रोपीज नोट कर लो। It states that entropy of the universe always increases in the course of
every spontaneous change तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन थी कि इट कुड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो सेकेंड लॉ ने दूर करी। कि सेकेंड लॉ ने बोला कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो मतलब उसकी एंट्रोपी क्या हो रही होगी, इंक्रीज। दैट मीन्स इट टेल्स अस अबाउट द स्पॉन्टेनिटी, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कमी थी। फर्स्ट लॉ ने बस यही बोला था कि एनर्जी कांस्टेंट है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर आपको लगता है कि किसी प्रोसेस के दौरान एनर्जी बढ़ रही है तो वो बढ़ नहीं रही होती, वो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, बट द टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड लॉ को कंबाइन करें तो फर्स्ट और सेकेंड लॉ से ये कंक्लूजन निकलता है कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है बट एंट्रोपी क्या करती है ओवरऑल। तो ये माना जाता है कि यूनिवर्स जो इतना ग्रो कर रहा है, हर अपने आप होने वाले प्रोसेस की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, यानी कि जहाँ जहाँ एंट्रोपी बढ़ रही है, यू नो व्हेन अ पर्सन डाइज, तो ये माना जाता है कि उसकी जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करने बंद हो जाएंगे, व्हेन योर बॉडी इज़ नॉट वर्किंग, तो देयर विल बी नो रैंडमनेस, देयर विल बी नो मोशन। तो एंट्रोपी जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो एंट्रोपी उसकी क्या हो जाती है, ज़ीरो। बट यूनिवर्स इज़ एक्सपैंडिंग, राइट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एंट्रोपी को पूरे यूनिवर्स से रिलेट करके बता दिया कि पूरे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है और हर स्पॉन्टेनियस चेंज में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट विद द सेकेंड लॉ। नाउ जब से हमारी थर्मोडायनेमिक्स की जर्नी स्टार्ट हुई है, हमने बहुत सारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ पढ़ी। वी स्टार्टेड विद डेल्टा यू। फर्स्ट लॉ ने डेल्टा यू के बारे में बताया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर हमने डेल्टा एच इंट्रोड्यूस करा, इंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का रिलेशनशिप भी देखा था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। ये उस फैन की आवाज़ है कि भी उसकी आवाज़ है, थोड़ा सा कम कर, इसकी है, कर दूँ बंद, एसी तो वर्क कर ही रहा है, इतना शोर आ रहा है। पहली थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी हमने शुरू करी थी डेल्टा यू से। डेल्टा यू था क्यू प्लस डब्ल्यू। देन डेल्टा एच आया, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज था। थर्ड हमने करा एंट्रोपी, डेल्टा एस। आज मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स की लास्ट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, दैट इज डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अब डेल्टा जी की ज़रूरत क्यों पड़ी? साइंटिस्ट ने देखा कि जब हम स्पॉन्टेनियटी चेक करते हैं, दैट वेदर अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, तो बोलते कि उसके लिए हम डेल्टा एच चेक करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, उसकी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। बट साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम डेल्टा एच चेक करते हैं, ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव आ जाता है, बट कभी कभार डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाता है, तब भी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। यानी कि डेल्टा एच अलोन इज़ नॉट सफिशेंट टू चेक द स्पॉन्टेनिटी, क्योंकि अकेली वो सही तब होती अगर हर केस में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता फॉर डेल्टा एच नेगेटिव। लेकिन कई कई प्रोसेस तो ऐसे भी निकले जिनमें डेल्टा एच पॉजिटिव था बट वो फिर भी स्पॉन्टेनियस आ रहे थे, तो साइंटिस्ट ने कहा कि उनके लिए डेल्टा एस चेक कर लो, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। अब उनके लिए प्रोसेस डेल्टा एस चेक किया कि हाँ पॉजिटिव है, तभी वो स्पॉन्टेनियस है। तो ये कोई इट इज़ नॉट अ कंप्लीट थिंग। मतलब कभी हम डेल्टा एच चेक कर रहे हैं, कभी हम क्या चेक कर रहे हैं, डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव नहीं है तो डेल्टा एस को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, इंथैल्पी घटनी चाहिए। तो साइंटिस्ट को नीड फील हुई कि एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर ले, ताकि मुझे अलग अलग ना चेक करना पड़े। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है
किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है वो स्पॉन्टेनियस है, बट किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है वो भी स्पॉन्टेनियस निकल आता है। तो फिर हम कहते हैं कि नाउ वी शुड चेक डेल्टा एस, दैट मीन्स नाइदर इंथैल्पी डेल्टा एच nor entropy delta S is alone sufficient to check the spontaneity। इसका मतलब ये है कि अकेली डेल्टा H से भी नहीं हम डिसाइड कर सकते कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ना ही अकेले एंट्रोपी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई प्रोसेस में एंट्रोपी घट रही होती है बट फिर भी वो स्पॉन्टेनियस होता है, जबकि एंट्रोपी को तो क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें डेल्टा एच वाला फैक्टर फेवरेबल हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने कहा ये तो कन्फ्यूजन वाली बात है कि किसी प्रोसेस में डेल्टा एच के अकॉर्डिंग चेक करो, किसी प्रोसेस में डेल्टा एस के अकॉर्डिंग चेक करो। तो उन्होंने एक न्यू थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी डेल्टा जी, जो डेल्टा एच और डेल्टा एच को कंबाइन करती है। डेल्टा जी का जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इसकी अभी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप अभी डायरेक्टली फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या करती है, इंथैल्पी डेल्टा एच और एंट्रोपी को कंबाइन कर रही है, क्योंकि ये डेल्टा एच पे भी डिपेंड कर रही है और डेल्टा एस पे भी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया अभी उसी में उस डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, विल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिलीव कि ये रिलेशन ट्रू है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो उसके लिए डेल्टा एच को क्या होना चाहिए था, नेगेटिव। मैंने बताया ना कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, यानी कि जिन केसेस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव, वो पक्का क्या होते हैं। तो मैंने डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव ले ली, और स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एस एंट्रोपी को क्या होना पड़ता है, पॉजिटिव, क्योंकि एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। तो साइंटिस्ट ने कहा कि डेल्टा जी जो कि डेल्टा एच और डेल्टा एस पे डिपेंड करती है, और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए और डेल्टा एस की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो इसके आगे नेगेटिव है तो इसके आगे भी क्या है, तो नेगेटिव नेगेटिव, ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा। यानी कि साइंटिस्ट ने कहा कि अब आप क्या करो, आप डेल्टा एच और डेल्टा एस अलग अलग मत चेक करो, आप डेल्टा जी कैलकुलेट कर लो। उस सिस्टम के लिए क्या कैलकुलेट कर लो, डेल्टा किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, उसमें डेल्टा एच की वैल्यू पुट करो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, डेल्टा एस की वैल्यू पुट करो। अगर ओवरऑल आंसर क्या आ गया, अगर ओवरऑल क्या आ गया आंसर, तो प्रोसेस पक्का क्या होगा। अब आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस अलग अलग चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव आने के लिए उसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो रही होगी, नेगेटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो रही होगी। और ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव ना हो रहा हो, पॉजिटिव हो रहा हो और वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आ जाए, यानी कि ये पक्की कंडीशन है। डेल्टा एच में तो ऐसे होता था ना कि डेल्टा एच नेगेटिव उन्होंने कंडीशन निकाली थी, बट किसी किसी केस में डेल्टा एच पॉजिटिव आता था फिर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाता था, तो हमें दूसरी कंडीशन निकालने की ज़रूरत पड़ी। डेल्टा जी इज़ अ पक्का मतलब फॉर्मूला कि अगर जिस केस में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई वो किसी भी केस में नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, वो ऑलवेज क्या होगा। तो अब आपको अलग अलग डेल्टा एच और डेल्टा एस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है, नाइदर एंथैल्पी चेंज नॉर एंट्रोपी चेंज इज अलोन सफिशिएंट टू चेक द स्पॉन्टेनिटी एक्सप्लेन। ऐसी एक स्टेटमेंट सी बना देते हैं कि ना तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच ना तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस अकेले नहीं यूज़ करी जा सकती स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए। तो आप इसका आंसर दोगे कि डेल्टा एच अलोन क्यों नहीं यूज़ की जा सकती, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच को क्या होना चाहिए, नेगेटिव, बट कभी कभार डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है फिर भी प्रोसेस क्या निकल के आ जाता है, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच तो अलोन तभी सफिशिएंट होता अगर हर केस में डेल्टा एच नेगेटिव काम करता, बट किसी केस में डेल्टा एच नेगेटिव स्पॉन्टेनियस होता है, बट किसी केस में डेल्टा एच पॉजिटिव भी स्पॉन्टेनियस होता है। फिर हमें कौन सी कंडीशन चेक करनी पड़ती है, डेल्टा एस, फिर हमें कौन सी कंडीशन चेक करनी पड़ती है, डेल्टा, और डेल्टा एस को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बट कई केस ऐसे निकल आते हैं जिनमें डेल्टा एस बढ़ नहीं रही होती, यानी कि नेगेटिव हो रही होती है, फिर भी प्रोसेस क्या आ जाता है, स्पॉन्टेनियस। तो साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट अलोन अब ऐसा क्यों होता है कि डेल्टा एस
पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ रही है फिर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, क्यों? क्योंकि उसमें डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है, मतलब कोई भी एक फैक्टर काम कर जाता है। तो फिर कभी हम डेल्टा एच चेक करेंगे, कभी हम डेल्टा एस चेक करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने कौन सी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करा? डेल्टा, विच कंबाइन डेल्टा एच एंड डेल्टा, so that we should not check both the conditions separately and we should just put the values, and if the overall answer comes out to be, then we can short say that the process is going to be, and if delta G by chance comes out to be, then we will say that the process is, और अगर by chance delta G की वैल्यू 0 आ गई तो हम बोलेंगे the process is in। तो please note, this is the last thermodynamic quantity that I wanted to introduce was Gibbs free energy change, which sorted the problem of checking the spontaneity. This equation is known as Gibbs-Helmholtz equation। इसको डिराइव करना मैं आपको लेटर ऑन सिखाऊंगी when everyone gonna come back। अभी आप for your exam you can just straightforward learn this equation, delta G equal to delta H minus T delta S, which is known as Gibbs-Helmholtz equation। Before we do its numericals, डेल्टा जी को डिफाइन भी करना सीख लो। फॉर्मूला इफ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, बट इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी सिस्टम की डेल्टा जी निकालते हैं, दिस इज़ द फ्री एनर्जी अवेलेबल टू द सिस्टम टू डू वर्क। जैसे एक सिस्टम में बहुत तरह की एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल, रोटेशनल। बट जब वो सिस्टम कभी वर्क करता है, लाइक हम बोलते हैं ना वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, गैस खुद एक्सपैंड हो रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी। वो फ्री एनर्जी जिसकी वजह से सिस्टम काम कर पाता है, वही गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होती है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे ना डेल्टा जी है क्या, व्हाट इज़ इट्स फिजिकल मीनिंग, क्या ये काइनेटिक एनर्जी है, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपने ये बोलना है कि ये वो फ्री एनर्जी है जो कि सिस्टम के अंदर होती है, जिसकी वजह से ये क्या कर पाता है, वर्क। अगर कोई भी सिस्टम वर्क करता है, वर्क मतलब अगर गैस है वो खुद एक्सपैंड हो रही है, या वॉट एवर वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम इज बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन कर दो, इट इज़ द फ्री एनर्जी अवेलेबल, इट इज़ द फ्री एनर्जी अवेलेबल टू ए सिस्टम during a process that can be converted to the useful work। It is the free energy available to a system during a process इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं डेल्टा जी का। एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा एच इज 6 किलोजूल पर मोल। व्हाट विल बी delta S and delta G for the
conversion of ice to water. So in this question, what is given at 0 degree Celsius temperature is, so you will plus 273 so as to get it into Kelvin. इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी ज़ीरो होगा. आई टोल्ड यू कि अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डेल्टा जी की वैल्यू क्या ले लोगे, ज़ीरो. गिवन होता स्पॉन्टेनियस है तो हम लिखते हैं डेल्टा जी विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो, सॉरी लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव. अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होता तो लिखते कि डेल्टा जी विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द टेम्परेचर फॉर विच द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और डेल्टा जी की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आप डेल्टा जी को लेस देन ज़ीरो कर दोगे. आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम्स टुडे टू ट्राई एट होम. अभी एक क्वेश्चन मैं जो करवा रही हूँ उसमें इक्विलिब्रियम था तो मैंने डेल्टा जी क्या ले लिया, तो डेल्टा जी तो निकल ही गया. अब अगली चीज़ क्या निकालनी है, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच निकालना है ना, तो डेल्टा जी वाला फॉर्मूला रिकॉल करो. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, इसमें डेल्टा जी ज़ीरो पुट कर दो. डेल्टा एच कितना गिवन है, 6 किलो जूल मतलब 6000. डेल्टा एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी बट इट वाज इन किलो. डेल्टा एच की वैल्यू 6 किलो जूल गिवन थी तो 1000 से मल्टीप्लाई करके आई कैन टेक इट एज 6000. टेम्परेचर कितना लेना है, इट वाज 0 डिग्री सेल्सियस, वी ऑलरेडी कन्वर्टेड इट इनटू केल्विन. तो यहाँ से हमारे पास माइनस 6000 माइनस से माइनस, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई 20 जूल पर केल्विन. So today I will give you some questions on delta G to practice. Otherwise this chapter is over majorly. बीच में कुछ small topics I skipped because I wanted to complete the chapter overall. तो बट आपकी तरफ से तब कंप्लीट होगा अगर आप आज जाकर डेल्टा जी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि हमने तो एक ही फॉर्मूला एक ही न्यूमेरिकल करा ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, उसमें भी डेल्टा जी ज़ीरो हो गया था. बट कभी डेल्टा एच लेस देन ज़ीरो होगा, कभी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, डिपेंडिंग अपॉन की प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस गिवन है या. तो वैसे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना. अगर आपको कोई डाउट होगा ठीक है, अदरवाइज टुमारो वी कैन स्टार्ट विद रिडॉक्स. ओके, इसको प्लीज़ बंद कर दो वंशिका.